नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बनाने की ये जो हमें ज़रूरत पड़ी है ये इसलिए है क्योंकि YouTube पे हमारे कई सारे यूट्यूबर भाई बहुत सारे फैंसी सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं और बहुत सारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। पर कहीं ना कहीं जो बिगिनर है, जो यंग गन्स, जो टीनेजर्स पहले कभी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किए, किसी तरह की प्रोफेशनल फॉर्मल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं ली, जिन्होंने कभी फिटनेस या कंडीशनिंग से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी नहीं की, जो पहली बार जिम में जाने वाले वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स के कमेंट में भी देखा कि उनके पास गाइडलाइन अवेलेबल नहीं कि ये शुरुआत कहाँ से करें। तो मुझे लगा कि क्यों ना उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो आप अपना जिम के अंदर फर्स्ट डे कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे आप जिम की या फिटनेस की आपकी जर्नी शुरू करेंगे। तो आपको पहले दिन जो जिम में ले जाना है, पहले दिन या उसके बाद जो भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपको जो ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक जिम बैग, जिसमें आपकी सारी ज़रूरी चीज़ें आप कैरी कर सके, अच्छे से सेफली उसको रख सके। इसलिए ये बैग बहुत ज़रूरी होगा। स्पेशली जिम एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन बैग्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कई सारे जिम्स अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं और आप चाहे तो अपनी चॉइस का बैग भी परचेज़ करके लेके जा सकते हैं। उस बैग में जो होना चाहिए सबसे पहली चीज़ है वो है इमरजेंसी मेडिसिन। अगर आपको किसी तरह की हेल्थ हिस्ट्री रही है, किसी तरह की मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ आप फेस कर रहे हैं, या किसी तरह के ब्रेसिस आप यूज़ करते हैं, किसी तरह का कोई सपोर्टिव एसेसरीज़ आप यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। और ना कि सिर्फ होनी चाहिए, बल्कि आप वहाँ जाकर जिम में जब आप पहुँचे तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को, पर्सनल ट्रेनर को या वहाँ न्यूट्रिशनिस्ट को आप इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म भी कर दें कि जो भी चीज़ आप लेके जा रहे हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है। इन केस के कोई इमरजेंसी होती है, आप खुद उनको इंस्ट्रक्ट या गाइड करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे उस कंडीशन में। तो पहले से आप बता दें उस मेडिसिन, इक्विपमेंट, एसेसरीज़ या वो लाइफ सपोर्ट थिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे इंजेक्ट किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ सीवियर होता नहीं है, ऐसे बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस होंगे, बट फिर भी एक सेफ साइड पे ये चीज़ आपको हमेशा करनी है। एग्ज़ाम्पल तौर पे काफ़ी लोगों को अस्थमेटिक अटैक आता है तो वो अपने इनहेलर पम्प्स अपने साथ में रख सकते हैं। ज़्यादातर मॉडर्न जिम इसके अलावा सेपरेट क्लीन पेयर ऑफ शूज़ की डिमांड करते ताकि उनकी जो लेवल ऑफ हाइजीन है जिम की वो मेंटेन हो सके। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जिम के लिए अलग साफ़ पैर आप रखिए, ज़रूरत हो तो आप ख़रीद लीजिए नए। और आपको क्रॉस ट्रेनिंग शूज़ लेने जो सबसे आइडियल रहते हैं किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए। वो शूज़ आपको रनिंग में भी कंफर्टेबल होंगे और उसके अलावा कोई फ्लोर एक्टिविटी करना या वेट ट्रेनिंग, ये उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होगी। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप अच्छे रनिंग शूज़ भी ले सकते हैं जो भी ऑलमोस्ट क्रॉस ट्रेनिंग शूज़ जैसे ही होते हैं। वाटर बॉटल आप कैरी करें पर्सनल बॉटल, इसलिए क्योंकि एक तो हेल्थ और हाइजीन का आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वहाँ पर किसी के साथ आपको ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वाटर बॉटल में आपके चॉइस के कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स या नींबू पानी या कोई सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या उससे आने वाला जो ऑर्डर या कोई स्मेल अगर उसमें रह जाता है तो भी आपको अपनी बॉटल से जब कोई स्मेल आएगा तो शायद इतनी परेशानी ना हो। चॉकलेट आपको रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो लोग जिम में या फिटनेस ट्रेनिंग की नई नई शुरुआत करते हैं और भूखे पेट आते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लेवल ऑफ जो शुगर होता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, अनईज़ी फील करते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बेस्ट होता है कि आप कुछ खा लें उस वक्त, और वो अगर कुछ शुगर स्वीट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शुगर कैरी करना मुश्किल होता है, कई बार शुगर लीक हो जाती है, शुगर गिरती है बैग में, उससे चींटी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। पर चॉकलेट की पैकिंग अच्छी होती है, एक फ्रेश चॉकलेट आप रख ले जो एक्सपायरी डेट भी कई महीनों तक चलती है, तो एक चॉकलेट आपके लिए कई बार काम की चीज़ हो सकती है। तो हमेशा एक अच्छी सी चॉकलेट आप अपने बैग में ज़रूर से रखिए। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ गारमेंट, एक तो आप जो कपड़े पहन के जाएंगे वो शायद आप पूरी तरह से वेल ड्रेस होके जाएंगे एक्सरसाइज के लिए अपने आउटफिट लेके, इसके अलावा एक पेयर आप लेके जाइए। और अगर आप डायरेक्ट ऑफिस से जा रहे हैं तो आप अपने वर्कआउट की ड्रेस और उसके अलावा एक ड्रेस रख लीजिए। उसका रीज़न है, जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो आपके कपड़े जो होंगे वो पसीने वाले हो जाएंगे
और वो स्वेट वाले कपड़े आपको बदल के फिर दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब ये भी होगा कहीं जिम्स के अंदर बाथिंग फैसिलिटी होगी, आप स्टीम या सोना को भी यूज़ करेंगे और उसके बाद आप फिर से मॉर्निंग वाले वही पसीने वाले कपड़े पहने। उससे अच्छा है कि आप एक फ्रेश पैर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप 2 पैर कपड़ों के लेके जाएंगे। 2 मीडियम साइज़ टॉवल। रीज़न ये है कि एक टॉवल तो आपका यूज़ हो जाएगा एक्सरसाइज में मशीन्स के ऊपर जो गंदा होना तय है पसीने से, जिस पे दूसरों के भी पसीने लगेंगे उस मशीन के ऊपर। एक जो अनदर टॉवल होगा ये आपको काम लगेगा वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद, जब आप अपने हाथ मुंह पैर जब धोएंगे उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। गार्बेज बैग कैरी कर सकते हैं या तो कोई पॉलीथीन बैग जिसके अंदर ये जितने भी वेट आपके कपड़े गारमेंट टॉवल्स हैं इसको आप रख के कैरी कर सकते हैं। और बाद में अगर अच्छा वाला पॉलीथीन बैग आप इसको धो के यूज़ कर सकते हैं और गार्बेज बैग होगा तो आप इसको थ्रो अवे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सूखे कपड़े और आपके गीले कपड़े को आप अलग अलग रख सकते हैं। डिओड्रेंट कैरी करिए, उसका यूज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉप, शैम्पू, टॉयलेटरीज है, इसको आप छोटे सैसेज में रख लीजिए। बड़े बॉटल्स वगैरह आप कैरी करेंगे लीकेज का चांस है। और लॉकर साइज़ अगर कम होगी तो आप उस बैग में ज़्यादा सामान भर भी नहीं पाएंगे और वज़न भी बढ़ेगा। तो आप वीकली 2-3 सैसेज जो भी यूज़ करते हैं उसको आप एक छोटे पॉकेट में बैग में रख लीजिए। सैनिटाइज़र आजकल बहुत ज़रूरी है, बताने की ज़रूरत नहीं क्या यूज़ करना है आपको, कैसे यूज़ करना है। एक छोटी डायरी और एक पेन भी रख लीजिए ताकि आपको दूसरों से पेन बोरो ना करनी सके पड़े और आपका फिज़िकल कांटेक्ट कम से कम हो, हैंड टच कम से कम हो, ऐसी चीज़ों से जो सब लोग यूज़ करते हैं। उस डायरी के अंदर आपको आपका डेली रूटीन जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म करो उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए आपका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। और उसके नीचे आप अपने आप को रेट भी कर दीजिए कि ये वर्कआउट करने के बाद आप कितना टायर्ड या कितना कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं। उससे उस वर्कआउट के वॉल्यूम की आपके बॉडी पे और साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट हुआ है वो भी आप मेज़र कर सकते हैं। आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। ईयरफोन, हेडफोन जैसी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें इनिशियल स्टेज में मतलब शुरू शुरू में अगर आप नहीं ले जाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ आप इंस्ट्रक्शंस मिस कर जाएंगे, कोई इमरजेंसी होगी, कोई एक्सीडेंट में अगर कोई आपको कुछ गाइड करना चाहता है, कोई अगर कुछ बोलना चाहता है, आप नहीं समझ पाएंगे और आप उस एक्सीडेंट के या उस इंजरी में आप उस घटना के विक्टिम बन सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़ अवॉइड ईयरफोन एंड हेडफोन्स ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स। अभी आप जब जिम जाएंगे तो करना क्या है क्या नहीं करना है ये चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे महानगरों में पार्किंग के प्रॉब्लम होते हैं, तो पार्किंग के क्या अरेंजमेंट्स है ये आप जिम जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले ही पूछ ले। ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करके क्या अरेंजमेंट उन्होंने किए हुए अपने मेंबर्स के लिए, क्या कोई टोकन सिस्टम है, वैले पार्किंग है या कोई अलग अरेंजमेंट है, उसकी जानकारी ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जर्नी को प्लान करें। दैन चेंज द ड्रेस इफ़ रिक्वायर्ड एंड पुट योर बैग्स इन लॉकर। देखिए आपके वहाँ पर अगर जिम में जाएंगे तो लॉकर होगा जिसमें आप अपना मेन जिम बैग रख सकते हो। उसके अलावा कई सारे जिम्स के अंदर कार कीज़ रखने की अलग अरेंजमेंट होती है ताकि जब पार्किंग से अगर गाड़ी हटाने की ज़रूरत पड़े तो आपको डिस्टर्ब किए बिना उनके जो स्टाफ होते हैं वो उसको हैंडल कर लेते हैं। और वैल्यूबल चीज़ों के लिए एक अलग लॉकर भी कई जिम्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके जिम में किस तरह के अरेंजमेंट है और उसके अकॉर्डिंग 3-4 चीज़ें जो भी आपको अलग अलग जगह पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अवॉइड कैरिंग वॉलेट्स। पहले कुछ दिनों में आप फ़ोन या वॉलेट जैसी चीज़ें ना ले जाइए। होगा ये कि आपका ज़्यादातर ध्यान वही रहेगा कि आपका वॉलेट या मोबाइल सेफ़ या नहीं, और आपको जो एक्सरसाइज सीखने को मिल रही है वो सीखने में थोड़ा ध्यान कम रहने के चांसेस बने रहेंगे। पहुंचने के बाद आप जो भी फ्रंट डेस्क होता है जिम का, रिसेप्शन काउंटर होता है, वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। बताइए कि आप नए ट्रेनर हैं, सॉरी आप नए ट्रेनी हैं और आप आज पहला दिन है, आप आज से वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको एक जिम इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो आप उनको इंसिस्ट करिए कि ओरिएंटेशन के लिए जिम की एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन और ऑपरेशन समझाने के लिए, या अभी जो भी फ़िलहाल SOP फॉलो हो रही है उनके बारे में वो इंस्ट्रक्टर आपको समझाए। इसके लिए आप इंसिस्ट कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेनी के सामने आप अपने आप को ज़्यादा लो फील मत कीजिए, ज़्यादा आप अनकम्फर्ट फील मत करिए, अपने आप को उनसे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एक्सपीरियंस वाले या अच्छी बॉडी, अच्छी फिज़िक वाले, अच्छी फिटनेस वाले लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह शुरुआत की होगी। उनका भी कभी जिम में पहला दिन रहा होगा
और आने वाले कुछ महीने या सालों में आप भी उनके जैसे या उनसे बेहतर होने वाले हैं। तो पहले दिन किससे कंपेयर करना या किसी के लिए कोई अपने को कोई इमेज डेवलप नहीं कर लेना है, और हमें हताश नहीं होना है, हमें अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है। आप वहाँ पर जिम में साथों साथ ये भी इंक्वायर कर लीजिए अगर मौका मिले तब, कि भाई कौन से स्लैक आवर्स है, कौन से वो समय है जहाँ पर भीड़ कम रहती है। इससे ये फ़ायदा होगा, आपको मशीन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, मेंबर्स कम होंगे, ट्रेनर्स का जो मेंबर का रेशियो आपके फेवर में होगा, आपको ज़्यादा अटेंशन मिल सकता है, आपका कंफर्ट ज़्यादा रहेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रह पाएगी। तो कौन से वो स्लैक्स आवर्स है इसके लिए पता आप कर ले, और आपके लिए अगर कन्वीनियंट है तो आप उसी में वर्कआउट करें शुरू के कुछ वक्त के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। रेस्ट इक्विपमेंट्स के ऊपर ना करें। कई सारे बच्चे जो जिम जाते हैं उनको शुरुआत में यही पता नहीं होता कि हमारा अगर एक सेट या एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है तो रेस्ट कैसे करना है, कितना करना है और कहाँ करना है। तो वो क्या करते हैं, जिस मशीन्स के ऊपर अपना एक्सरसाइज का सेट कंप्लीट करते हैं उसी पे बैठे रहते हैं। अब दूसरा मेंबर जो होगा या दूसरा ट्रेनी होगा, वो कई बार शर्मिंदा फील करता है इंस्ट्रक्शन देने में या उनसे डिस्कशन करने में, आर्ग्यूमेंट करना वो अनकंफर्टेबल समझते, तो वो छोड़ देते। बट कहीं ना कहीं ये दूसरे मेंबर के लिए हानिकारक हो जाता है, उनका रूटीन भी डिस्टर्ब होता है, उनकी ट्रेनिंग स्पॉइल हो जाती है। तो आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। जब भी आपका एक्सरसाइज ख़त्म होता है आप उस मशीन को छोड़ें और आप जिम के दूसरे फ्लोर एरिया को एक्सेस करें उस रेस्ट के दौरान। आपको अपना वर्कआउट कैसे करना है, देखिए आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको अपनी चॉइस की एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, आपकी पसंद की एक्सरसाइज से करना है। अगर आप कुछ भी नया करने जाएंगे पहले दिन, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाएगी और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको जो भी आपकी पहली चॉइस है आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा आपको करना क्या है, जो भी आप वर्कआउट करेंगे उसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम लो रखेंगे। उसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वर्कआउट नहीं करेंगे, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे सेट्स बहुत सारे रिपीटेशंस नहीं करेंगे। आप सिर्फ सीखने और एक्सपीरियंस लेने के पर्पज़ से कुछ सेट्स कुछ रिपीटेशन, हो सके तो एक ही सेट्स और 10 से भी कम रिपीटेशंस, बहुत कम वज़न के साथ, ये आपके पहले दिन की शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में टेक्निक सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हैवी लिफ्टिंग करेंगे तो टेक्निक वैसे भी गलत होगी, और गलत टेक्निक के साथ आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो ये आपके लिए इंजरियस भी हो सकता है स्लिप डिस्क हो जाए, कोई मसल्स पुल हो जाए, कोई और अदर तरह की इंजरी हो जाए, आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं, वेट गिरा सकते हैं अपने खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो हैवी वेट लिफ्ट शुरुआत के दिनों में ना करें। थोड़ा सा भी आप शर्माए नहीं, जहाँ भी मदद की ज़रूरत हो आप आसपास में जो दूसरे मेंबर्स है या कोई सीनियर पर्सन है या कोई इंस्ट्रक्टर है, जिम मैनेजमेंट साइड से कोई खड़ा है तो आप उनकी हेल्प लीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जिम के अंदर कोई भी मेंबर या जो जिम अथॉरिटीज़ है वो किसी को हेल्प करने से मना करते हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट बिटवीन सेट्स एंड ईच एक्सरसाइज। यस, ये देखिए जो दूसरे मेंबर्स होंगे जो पहले से कई सालों से आ रहे हैं या कई महीनों से आ रहे हैं, जो फिट है या उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनको एक जजमेंट हो जाता है कि उनको रेस्ट कितना करना है। उनका रेस्ट एक नॉविस ट्रेनी के अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनका रेस्ट पीरियड कम होगा, और एक नॉविस पर्सन का जो ब्रीदिंग होगा वो काफ़ी हाई होगा, उनको ऑक्सीजन डेप्थ जनरेट हो जाएगा, मतलब कि उनको ज़्यादा एग्रेसिवली ब्रीथ करना पड़ता है, तो वो नॉर्मल होने में एक टाइम लगता है। तो आपको ये प्रॉपर रेस्ट लेना है, मतलब एक सेट और दूसरे सेट के बीच में आपको एक नॉर्मल ब्रीदिंग पे वापस आना है। ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, हालांकि आपका हार्ट रेट काफ़ी ऊपर होगा, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होगा। जब आप कंफर्टेबली ब्रीथ करना शुरू करें उसके बाद ही सेकंड सेट या सेकंड एक्सरसाइज को आपको शुरू करना है। आपका वर्कआउट प्लान कुछ इस तरह से होगा कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको डे में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है हमने यहाँ पे मोटा मोटा। देखिए बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग वैसे वर्कआउट प्लान किया जाता है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप होगी, और फिटनेस गोल होगा उनका, या कोई एथलीट होगा तो उस उनके अपने स्पोर्ट्स या उस गेम की पर्टिकुलर इवेंट में उनका क्या रोल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। कोई क्रिकेटर होगा तो अपनी आर्म स्ट्रेंथ के डेवलप करने पे फोकस कर रहा होगा, अगर कोई शॉर्ट पुटर होगा तो अपने पेक्टोरियल मसल्स को डेवलप करने में या उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने में फोकस करेगा। यहाँ जो गाइडलाइन हमने प्रोवाइड की ये एक जनरल पॉपुलेशन के लिए और जनरल फिटनेस के लिए। तो आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि पहले दिन आप बाइक एक्सरसाइज बाइक को यूज़ करिए।
और सेकंड ऑप्शन आपका ट्रेडमिल हो सकता है। एक्सरसाइज बाइक के लिए इसको यूज़ करना आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं, उसमें गिरने के चांसेस कम हैं और आप उसमें लेवल सेट कर सकते हैं। आप इजी फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको आप डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं। और ये बेसिक से वर्कआउट है, आपके बॉडी के पार्ट्स मतलब आपके लेग्स वगैरह लेग मसल्स है वो इसके यूज़ टू हो जाएंगी जल्दी से, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन इज़ ट्रेडमिल। ट्रेडमिल को पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ट्रेडमिल में कई बार नए लोग गिर जाते हैं, बटन्स पता नहीं होते, इमरजेंसी स्विचेस पता नहीं होते, कई बार भीड़ होती है कुछ जिम में तो इंस्ट्रक्टर उनको पूरा प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते कि कैसे शुरू करना है, बंद करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आप पहले बाइक से शुरू करिए, देन अगर इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी वो साथ में खड़े रहते हो, भीड़ कम हो, रश ना हो, आप इंस्ट्रक्शन पूरी तरह सुन सके, ऐसी कंडीशन हो वहाँ पर आपने अगर ट्रेडमिल पहले यूज़ नहीं किया तो आपको इस माहौल में ट्रेडमिल शुरू कर सकते हैं आप लोग। देन आप दूसरे जो कार्डियो इक्विपमेंट्स है जैसे रोइंग मशीन होगा, इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर होगा या स्टेपर होगा या कोई और अदर इक्विपमेंट होगा, तो आप इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूज़ करिए ताकि आप उनके ऑपरेशन समझ जाएं कि कैसे ऑन होता है, ऑफ हो रहा है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंटेंसिटी कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्ट बीट कैसे रीड हो रही है इस पर। तो उस पर्पज़ से आपको पहले दिन ही इक्विपमेंट एक्सेस करने हैं। उसके बाद जो सेकेंड डे आप कर सकते हैं कि कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज मतलब पुशअप्स, स्क्वाट, लंजीज, स्टैंडिंग काफ रेज, डिप्स हो गया। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप कर पाएंगे, नहीं तो उसके मॉडिफाइड वर्जन करिए, जितना होता है उतना करिए। परंतु जिम में आपको वेट ट्रेनिंग के इक्विपमेंट के ऑपरेशन नहीं पता होते हैं और पुशअप्स, स्क्वाट्स, ये एक्सरसाइज आपने कहीं ना कहीं घर में, गार्डन में, स्कूल्स में, कॉलेज में भी परफॉर्म किया होगा, तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए आसान शुरुआत हो सकती है। थर्ड डे फिर से आप कार्डियो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे आपकी चॉइस का, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, आप कंफर्टेबल फील करें और आप ज़रूरत पड़ने पे उसको स्लो या फास्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। रेकमेंड करता हूँ कि शुरू के दिनों में जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा होगा, इंजरी के चांसेस कम होंगे, बॉडी पेन बाद में बहुत कम होगा। फोर्थ डे पे करेंगे अपर बॉडी के पुशिंग मूवमेंट्स करेंगे आप मशीन्स के ऊपर, और सारे ही मशीन्स के ऑपरेशंस आपको सीखने पहले दिन जैसे हमने रिकमेंड किया है, क्या एडजस्टमेंट्स है, सीट हाइट कैसे एडजस्ट होती है, खासतौर पे जैसे पुशिंग मूवमेंट करेंगे तो आपके शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट इसमें होगा। तो कई सारे चेस्ट प्रेस मशीन्स के अंदर 2 एडजस्टमेंट दिए जाते ताकि आप अपर और लोअर चेस्ट का अलग से वर्कआउट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग उसकी सीट की हाइट भी एडजस्ट करनी होती है। तो आप ये पूरी चीज़ तरह अपने ट्रेनर से पूछ के समझ लीजिए कि मशीन ऑपरेट कैसे होगा। फिफ्थ डे होगा जंपिंग एक्सरसाइज। जंपिंग एक्सरसाइज इसलिए रखा है कि एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा कार्डियो और आपके लेग मसल्स की पुशिंग वर्कआउट के लिए। तो जंपिंग एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाएगा और यहाँ से आपका एक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जो आपने पहले 4 दिन जो थोड़ी आसानी सी वर्कआउट की है, यहाँ पर थोड़ा और डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी हमने थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। 6 डे में अपर बॉडी पुलिंग मूवमेंट्स वाले एक्सरसाइज होंगे इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो इसमें होंगे आपके बाइसेप्स के और बैक के वर्कआउट हो जाएंगे। देन 7 डे होगा आपका लो बॉडी पुलिंग मतलब क्या लेग कर्ल। ये जो मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग आपकी, इसकी ट्रेनिंग पूरे 6 दिनों में नहीं हुई थी तो यहाँ पर हमने इसको अलग से इंक्लूड कर दिया है। रेस्ट आपका इस तरह से एडजस्ट होगा कि डे 1 से लेकर 7 के बीच में कहीं ना कहीं संडे या वीकली ऑफ होगा। कुछ जिम्स मंडे बंद रहते, कुछ संडे कम्प्लीटली क्लोज रहते। आप जिस जिम में मेंबर हो वहाँ पर जैसी कंडीशन हो तो आपको एक बीच में रेस्ट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है शुरू के दिनों में कई सारे लोगों के लिए पेन जो होता है, बॉडी पेन, ये हद से ज़्यादा होता है। कई बार फीवर आ जाता है लोगों को, कई बार वो चलने बैठने के कंडीशन में नहीं रहते, खाने की कंडीशन में नहीं रहते, और उनके लिए लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है अगर उन्होंने पहले ही दिन बहुत ज़्यादा रफली, एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा वेट लेके बहुत सारी एक्सरसाइज की है और प्रॉपर स्ट्रेचिंग या प्रॉपर वार्म अप या प्रॉपर कूल डाउन नहीं किया है, तो ये एक्सपीरियंस और ख़राब हो सकता है और ज़रूरत पड़े तो आप बीच में भी रेस्ट ले सकते हैं। किसी और वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह की चीज़ से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। डोंट डू कार्डियो वर्कआउट फॉर मोर देन 10 मिनट्स कंटिन्यूसली। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में बोला कि काफ़ी सारे लोगों को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया जो शुगर कम होने का रीज़न यही है कि कंटिन्यूसली बहुत स्पीड के साथ वो वर्कआउट करते हैं और उनका बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो लिंक एस्टेब्लिश नहीं, क्योंकि ये किसी तरह से बॉडी पहले इनको बॉडी को एक्सपीरियंस ही नहीं होता है
कि इतनी एनर्जी कैसे कल्टीवेट की जाती है, कैसे इसको रिलीज़ किया जाता है। और होता ये है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, उतने सारे एसिड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी कम होने की वजह से कई बार सेकेंड विंड होती है। और ये कंडीशन बनती है 15 से 20 मिनट के बीच में, किसी वर्कआउट के शुरुआत के 15 से 20 मिनट के बीच में एक अनइजीनेस, वॉमिटिंग सेंसेशन, चक्कर आना, ये सब होना शुरू होता है। ये कब होता है? जब बिना रुके अगर कोई पहली बार वर्कआउट कर रहा है तब। पर अगर बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं तो ये कंडीशन अवॉइड की जा सकती है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 10 मिनट से ज़्यादा का कंटिन्यूस वर्कआउट अवॉइड करना है। सेम मसल्स का या सिमिलर सी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करना, नहीं तो उस पर्टिकुलर मसल्स के लिए वो हो जाएगा ओवरलोड, रिकवरी में टाइम लगेगा, कई दिन तक पेन होगा उस मसल्स में या उस जॉइंट के अंदर। डोंट ट्राई टू कॉपी एडवांस एथलीट्स। एडवांस एथलीट होंगे ही होंगे जिम में। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपसे थोड़े और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी होंगे। कई लोग कुछ ना कुछ नया पुराना ट्राई करते रहते हैं। उनकी फैंसी मूवमेंट्स को देख के आप कुछ करने जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होती है नए ट्रेनी की, और वो किसी एडवांस या एक्सपीरियंस ट्रेनी की कॉपी करने जाते हैं और वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, वेट गिर जाता है। कई बार वो वेट के सामने उनके बॉडी में ऐसा लीवर जनरेट हो जाता है कि उनकी बॉडी को बहुत बैडली हार्म हो जाता है। तो किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करना भी चाहे तो वेट का लेवल जो है, वेट्स बहुत कम रखने हैं, स्पीड कम रखनी है, पहले उसको समझना है। हो सके तो कोई स्टिक अगर वहाँ अवेलेबल है तो स्टिक उठा के उसको प्रैक्टिस करिए पहले, फिर 1 केजी या 2 केजी के डंबल से उस मूवमेंट को प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद आपको जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप उसकी पूरी बायोमैकेनिक्स का एक आपको रफ आइडिया मिल जाए कि क्या हो सकता है इस एक्सरसाइज में, और उसके बाद ही उस तरह की डिफ़िकल्ट मूवमेंट को आप प्रैक्टिस करें। और जैसे हमारा ये पॉइंट हमने पहले भी लिखा है कि कहीं लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के टाइम में लाइफ में कभी ना कभी ये दिन होता है कि वो जिम का उनका ये पहला दिन हो सकता है। परंतु अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे और आजू बाजू के एनवायरनमेंट का आपके मोटिवेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट अगर आप नहीं होने देते, तो आप बहुत लंबे अरसे तक एक अच्छा एक हैबिट कल्टीवेट कर सकते हैं फिटनेस अचीव करने का, और आप आगे जाके बहुत फिट भी हो जाएंगे अगर आप साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग करते हैं तो। बहुत स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ फ़ोन, ईयरफोन फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए अवॉइड कर देना। अदरवाइज़ हो सकता है कि कई बार कोई आपको अलर्ट करना चाहे कि देखिए वेट गिरने वाला है आपके ऊपर, या आप किसी के ऊपर गिर रहे हैं या कोई आपके ऊपर गिर रहा है, या आपके हाथ में जो चीज़ है उसमें से उसका लॉक निकल चुका है, स्क्रू निकल चुके हैं, या प्लेट्स गिरने वाले पैर पे, ऐसी चीज़ें आपको आप पूछते रहेंगे आप क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, उतनी देर में वो चीज़ आपके पैरों पे गिर जाएगी, आपके ऊपर गिर जाएगी। ऐसी कंडीशन ना बने इसके लिए ईयरफोन्स को आप अवॉइड कीजिए। जब आपका पहले दिन का वर्कआउट हो जाता है, जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका अच्छा या बुरा, उसको आप शेयर कीजिए। अगर वहाँ पे फीडबैक फॉर्म है तो, अगर फीडबैक फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो इंस्ट्रक्टर से बात कीजिए, जिम मैनेजमेंट से बात कीजिए। वो आपके एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो जिम अच्छा है, अगर वहाँ का एडमिशन चाहता है कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्विस में दे, अपने सर्विस स्टैंडर्ड को हाई रखे, तो ज़रूर वो आपके एक्सपीरियंस को और अच्छे करने की कोशिश करेंगे, उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे एक्सपीरियंस के अच्छे पहलुओं को। अदरवाइज़ आप एक गलत जिम में है अगर उनको आपके एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। किसी भी इक्विपमेंट के लिए, किसी भी इशू के लिए किसी मेंबर से फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हर जिम के अंदर ऐसा ही होगा, नंबर ऑफ़ मशीन होंगे 30, 40, 50, 10 जो भी होंगे, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे 100, 200, 300, 400, और पीक आवर्स के अंदर बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मशीन्स वो यूज़ करने के लिए वेट करना पड़ता है, क्यू होती है, और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है नंबर और टर्न्स को लेके। वहाँ पे किसी से फाइट नहीं करना है, आप जिम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उनके पास बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं। वो वर्कआउट की प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हैं, वो डेज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने दूसरे मेंबर्स को टाइम चेंज करा देते हैं। कई जिम्स ऑफ़र दे देते हैं और अपने जो स्लैक आवर्स है उसको हैप्पी आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे काफ़ी सारा जो रश है उसको वो लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते मैनेज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपको जिम मैनेजमेंट देगा, आपको डायरेक्टली किसी मेंबर से डील करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हमें शुरू नहीं करना है, ख़ास करके शुरू के दिनों में। जितने भी इंस्ट्रक्शन है, अगर वहाँ किसी वॉल पे, मिरर पे, टेबल पे, डेस्क पे कहीं लिखे हुए हैं, उसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना है।
कोई भी स्विच ऑपरेट करने से पहले, इलेक्ट्रिकल स्विच ऑपरेट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन से पूछ लें। कई बार हमने देखा है कुछ जिम्स के अंदर ऐसा होता है, फ़ैन लाइट्स के साथ सीसीटीवी की लाइट वायरिंग क्लब होती है, कई बार सीलिंग लाइट के साथ एसी की। रेयर केसेस में होता है बट होता है कई बार। और मेंबर ये सोचता है अरे ये लाइट खामा कर बंद करता हूँ, साथ में सीसीटीवी की भी लाइट बंद हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टीम बाथ में वो अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर चेंज करने जाते, ओवरलोड हो गया, कट ऑफ हो गया या फ्यूज़ उड़ गया। इसलिए जो भी स्विचेज़ है शुरू के दिनों में आप उसके आइडिया ले लीजिए कि भाई ये आपको ऑपरेट करना है नहीं करना है, या करना है तो किससे आपको बात करनी है, ये जान लीजिए। और पहले कुछ दिनों के लिए आप ध्यान में रखिए ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको गाड़ी चला के वापस घर आना है। हो सकता है आप स्कूटी पे बाइक पे भी जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉशन में हो सकता है कि उस ड्राइव या राइड के दौरान आपको चक्कर आ जाए, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। आपको सेफली घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो भूखे पेट वापस मत आइए। जो आप चॉकलेट्स या कुछ फ्रूट्स लेके जाइए, एक छोटा बिस्किट का पैकेट आप रख सकते हैं अपने बैग में, बनाना या ऑरेंज जैसी चीज़ रख सकते हैं। और वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपको एनर्जी ड्रिंक का भी कोई छोटा कंपोनेंट लेके जा सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए, रिकवरी भी फास्ट होना शुरू हो जाए और आप अनईजी बिल्कुल फील ना करें। थैंक यू।